हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद शारिका में। पिछली वीडियो में हमने बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत कुछ सिद्धांतों के ऊपर चर्चा की थी। आज इस वीडियो में हम कुछ बचे हुए बुद्धि के सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं बुद्धि का पदानुक्रमिक का सिद्धांत, जिसे क्रमिक महत्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक बर्ड तथा वर्नन है। बर्ड तथा वर्नन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1965 में किया था। बर्ड तथा वर्नन ने बुद्धि की तुलना इस सिद्धांत के अंतर्गत एक पिरामिड से की है, जिसमें बुद्धि के अलग अलग कारकों को एक पदानुक्रम के रूप में उन्होंने समझाया है। इस पिरामिड्स को समझाते हुए बर्ड तथा वर्नन ने पिरामिड के सर्वोच्च स्तर पर सामान्य योग्यता अर्थात जी फैक्टर को सबसे ऊपर रखा है तथा उसके बाद विशिष्ट योग्यताओं को उन्होंने विभाजित किया है। इस तरीके से उन्होंने इस सिद्धांत में पिरामिड बनाया है। इस पिरामिड के सिद्धांत में उन्होंने सामान्य मानसिक योग्यताओं को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने यह पिरामिड बनाते हुए 4 स्तरों में बौद्धिक या मानसिक कार्यों को विभाजित किया। सबसे पहले स्तर में मतलब उच्च स्तर पर उन्होंने सामान्य योग्यताओं को रखा। उसके बाद में दूसरे स्तर पर उन्होंने विशिष्ट मानसिक योग्यताओं को रखा। तो तीसरे स्तर पर उन्होंने शाब्दिक, सांख्यिकीय, शैक्षिक योग्यताओं को रखा। चौथे स्तर पे अनेक मानसिक योग्यताओं को उन्होंने रखा। मतलब लास्ट वाले स्तर पर उन्होंने अनेक मानसिक योग्यताएं मतलब एस फैक्टर को उन्होंने रखा। इस तरीके से उन्होंने अपने बुद्धि का सिद्धांत प्रस्तावित किया। उपर्युक्त विश्लेषण से हम ये आसानी से कह सकते हैं कि पदानुक्रमित सिद्धांत में स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के तत्व जो एस कारक और जी कारक थे, उसी प्रकार से थर्स्टन के समूह कारक सिद्धांत के तत्व मतलब प्राथमिक मानसिक योग्यताएं जो थी तथा बहुकारक सिद्धांत के तत्वों को एक साथ मिलाकर एक नया सिद्धांत बना दिया गया है। अगले सिद्धांत के ऊपर हम चर्चा करते हैं बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, 3 डायमेंशनल थ्योरी। इस सिद्धांत को अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे बुद्धि संरचना का सिद्धांत, विषय वस्तु संक्रिया उत्पाद का सिद्धांत, बुद्धि का संरचनावादी सिद्धांत, बुद्धि का प्रतिरूप या प्रतिमान का सिद्धांत, 3D थ्योरी भी इस सिद्धांत को कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक J.P. गिलफोर्ड हैं। इन्होंने अपने सहयोगियों के साथ में मिलकर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें J.P. गिलफोर्ड ही माने जाते हैं। इसीलिए यह सिद्धांत J.P. गिलफोर्ड के नाम से ही जाना जाता है। J.P. गिलफोर्ड ने 1967 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए उनका मानना था कि बुद्धि के सभी तत्वों को हम 3 विमाओं में आसानी से बांट सकते हैं। इसी के आधार पर उन्होंने एक डिब्बे के आकार का एक मॉडल तैयार किया, जिसे उन्होंने बुद्धि संरचना मॉडल कहा। इस मॉडल के अंतर्गत उन्होंने कुछ कारक या कुछ कोश बनाए, जिसमें उन्होंने 5 इंटू 4 इंटू 6 इज इक्वल 120 ऐसे कोश या कारक बनाए। इसी के आधार पर उन्होंने मानसिक योग्यताओं को प्रमुख 3 तत्वों में या 3 विमाओं में बांटा, जिसे उन्होंने नाम दिया। सबसे पहले तत्व को उन्होंने पुकारा विषय वस्तु या अंतर्वस्तु। उसके बाद दूसरे तत्व को उन्होंने नाम दिया संक्रिया या प्रक्रिया। उसके बाद तीसरे तत्व को उन्होंने नाम दिया उत्पाद या परिणाम। अब हम देखते हैं कि ये तीनों तत्व क्या है, जिसमें सबसे पहले देखेंगे विषय वस्तु या अंतर्वस्तु, जिसे 10 कहते हैं। इसके अंतर्गत गिलफोर्ड ने कहा कि समस्या समाधान के लिए हमें जिस सामग्री की आवश्यकता होती है उसे ही विषय वस्तु कहा जाता है। इस विषय वस्तु को उन्होंने 4 उपभागों में बांटा। इन चारों को उन्होंने नाम दिया। सबसे पहले आकृत्यात्मक, 2 प्रतीकात्मक,
3 शाब्दिक, 4 व्यवहारिक। उसके बाद उन्होंने दूसरा जो तत्व बताया था संक्रिया या प्रक्रिया, जिसे ऑपरेशन कहते हैं। इसमें उन्होंने बताया कि समस्या समाधान के लिए जिस व्यक्ति मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है उसे ही संक्रिया कहते हैं। संक्रिया के उन्होंने कुल मिलाकर 5 भाग बताए, जिसमें उन्होंने 1 स्मृति, 2 संज्ञान, 3 अभिसारी मतलब बढ़ता हुआ, 4 अपसारी मतलब घटता हुआ, 5 मूल्यांकन। ऐसे उन्होंने इसके भाग बताए। उसके बाद उन्होंने तीसरा तत्व बताया उत्पाद या परिणाम, जिसे प्रोडक्ट कहते हैं। समस्या समाधान के लिए जिस रूप में सूचनाएं प्राप्त होती है उसे ही उत्पाद या परिणाम कहे जाते हैं। इसके उन्होंने कुल 6 भागों में बांटा, जिसमें 1 इकाई, 2 वर्ग, 3 संबंध, 4 पद्धति, 5 रूपांतरण या स्थानांतरण, 6 अनुप्रयोग या आशय। इसी आधार पर गिलफ्रोड ने बुद्धि का एक सूत्र हमारे सामने रखा। वह सूत्र था I = C × O × P, मतलब I = 4 × 5 × 6 = 120 खंड, कोश या कारक। इसी सूत्र में गिलफोर्ड ने 1977 में एक संशोधन किया। यह संशोधन उन्होंने जो ऊपर 3 घटक बताए थे उसमें से विषय वस्तु इस आयाम में किया। विषय वस्तु के उन्होंने आकृत्यात्मक जो पहला भाग बताया था उसको हटाकर उन्होंने उसकी जगह अन्य 2 भाग शामिल कर लिए, जिसमें उन्होंने दृश्य और श्रव्य ऐसे 2 भागों को शामिल कर लिया। अब इसकी संख्या बढ़कर 5 हो गई, मतलब वह 4 से 5 हो गई। फिर ऊपर दिए हुए सूत्र में 1977 के मॉडल में बदल हुआ, जिसमें हुआ I = C × O × P, मतलब I = 5 × 5 × 6 = 150 खंड, कोश ये आयाम। उसके बाद फिर से गिलफ्रोड ने 1980 में विषय वस्तु इसी आयाम के आकृत्यात्मक भाग में फिर संशोधन किया, और उन्होंने जहाँ पर आकृत्यात्मक भाग के 2 भाग पहले कर दिए थे तो वह 2 भाग भी रखे और तीसरा भाग आकृत्यात्मक भी उसमें जोड़ दिया। इस प्रकार उसकी संख्या 6 हो गई, अर्थात 1980 का मॉडल रहा I = C × O × P, मतलब I = 6 × 5 × 6 = 180 खंड, कोश। तो अब वर्तमान में गिलफोर्ड के बुद्धि के खंड जो माने जाते हैं वह 180 माने जाते हैं। आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि गिलफ्रोड ने जो अपने सिद्धांत में संशोधन किया वह संशोधन केवल और केवल विषय वस्तु आयाम में ही किया। अगला सिद्धांत हम देखते हैं ठोस बुद्धि या तरल बुद्धि का सिद्धांत। इस बुद्धि का प्रतिपादन कैटल ने 1971 में किया था। कैटल ने बुद्धि के 2 प्रकार बताए, एक तरल बुद्धि और 2 ठोस बुद्धि। इसे उन्होंने GE तथा GF का मॉडल भी कहा। अब देखते हैं हम तरल बुद्धि क्या है। तो तरल बुद्धि का अर्थ कैटल ने बताया कि यह एक तर्कना करने की जन्मजात या वंशागत क्षमता होती है। यह एक प्रकार से मस्तिष्क का हार्डवेयर होता है जो कि व्यक्ति को सूचना संसाधन की क्षमताओं की सीमा का निर्धारण करता है, और उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे तरल बुद्धि में कमी आ जाती है। वहीं पर ठोस बुद्धि के बारे में कैटल ने कहा कि व्यक्ति के अपने अनुभवों द्वारा अर्जित ज्ञान तथा विशिष्ट समस्याओं के समाधान से प्राप्त अनुभवों से जो भी हम में क्षमता आती है वही ठोस बुद्धि होती है। मतलब तरल बुद्धि पर व्यक्ति के अनुभवों के फलस्वरूप पड़ने वाले प्रभाव का परिणाम ही ठोस बुद्धि कहलाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ ठोस बुद्धि में कमी न आकर स्थिरता आ जाती है, और ये कभी कभी तो यही इसमें कुछ रूप में बढ़ोतरी भी होती है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि ठोस बुद्धि के निर्माण में दीर्घकालीन स्मृति की भूमिका अधिक होती है, जबकि तरल बुद्धि के में लघुकालीन स्मृति या कार्य स्मृति के प्रभावी ढंग से कार्य करने पर निर्भर करती है। अगले सिद्धांत के ऊपर हम चर्चा करते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हॉवर्ड गार्डनर हैं। इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1983 में किया। गार्डनर ने के अनुसार किसी बालक की बुद्धि
में 7 प्रकार की बुद्धियाँ पाई जाती हैं। लेकिन बाद में उन्होंने अपने ही सिद्धांत में 1998 में संशोधन किया और उसमें एक 8वां प्रकार भी जोड़ दिया और बाद में 2000 में उन्होंने और एक प्रकार उसमें जोड़ दिया। अतः वर्तमान में गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के 9 बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला प्रकार उन्होंने बताया शाब्दिक या भाषीय बुद्धि। इसमें बताया उन्होंने कि जिन्हें भाषा का सही तरह से ज्ञान होता है वह सारे इस श्रेणी में रखे जाते हैं, जैसे कि कवि, वकील, लेखक, पत्रकार, व्याख्याता आदि। उसके बाद दूसरा प्रकार बताया तार्किक या गणितीय बुद्धि। इसमें उन्होंने कहा कि जिनकी मानसिक क्रियाएं तेज होती हैं, मतलब तर्क वितर्क की क्षमता जिनमें अधिक होती है, वह इस श्रेणी में रखे जाते हैं, जैसे गणितज्ञ, वैज्ञानिक आदि। तीसरा प्रकार उन्होंने बताया शारीरिक गतिज बुद्धि। इस बुद्धि के जो व्यक्ति होते हैं वह शारीरिक कार्य करने में अधिक तेज होते हैं, जैसे नृत्यांगना, खिलाड़ी, शल्य चिकित्सक, तैराक, मुक्केबाज आदि। उसके बाद में उन्होंने चौथा प्रकार बताया अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। इसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि दूसरों के मनोभावों को पहचानना, उनके स्वभाव व अभिप्रेरकों को जानना तथा उनके अनुरूप अनुक्रियाएं करना ही जो व्यक्ति होते हैं वे अंतर्बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, जैसे राजनेता, चिकित्सक, विक्रय अधिकारी आदि। इसके बाद उन्होंने 5वां प्रकार बताया अंतरावैयक्तिक बुद्धि। इसमें उन्होंने बोला कि स्वयं की क्षमता को, कमियों को, इच्छाओं को व बुद्धि क्षमताओं को जानने की योग्यता इस क्षमता वाली बुद्धि व्यक्ति में होती है, जैसे योगी, संत आदि। उसके बाद उन्होंने 6ठा प्रकार बताया संगीतात्मक बुद्धि। उन्होंने इसमें कहा कि यह बुद्धि कुछ ही व्यक्तियों में पाई जाती है। जिन व्यक्तियों को ध्वनियों व स्वरों को निकालना तथा ध्वनियों की गति, लय, आरोह को आदि का ज्ञान होता है, वे ही व्यक्ति में यह बुद्धि पाई जाती है, जैसे कि संगीतकार तथा वाद्य यंत्रों को बजाने वाले व्यक्ति। उसके बाद में अगला प्रकार उन्होंने बताया प्राकृतिक बुद्धि। इसके अंतर्गत उन्होंने बोला प्रकृति को जानने व पहचानने की क्षमता, पर्वतों के ऊपर चढ़ना तथा अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने की या प्रकृति के बीच रहकर अधिक से अधिक रहना जो लोग पसंद करते हैं, उनमें यह बुद्धि पाई जाती है, जैसे किसान, जीव वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक आदि। उसके बाद 8वां प्रकार उन्होंने बताया अस्तित्ववादी बुद्धि। इसमें उन्होंने कहा कि मानव संसार के बारे में छिपे रहस्य को जानना तथा वास्तविकता के बारे में पता लगाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें यह बुद्धि पाई जाती है, जैसे कि दार्शनिक, चिंतक आदि। उसके बाद में अगला उन्होंने और आखिरी प्रकार बताया स्थानिक बुद्धि। जिन व्यक्तियों में दृश्यात्मक संचार अर्थात प्रत्यक्षात्मक की देखने की क्षमता होती है, उन्हें ही स्थानिक बुद्धि वाले व्यक्ति कहे जाते हैं, जैसे कि मूर्तिकार, चित्रकार, सर्वेक्षण अधिकारी आदि। इसके बाद के बुद्धि के सिद्धांतों के ऊपर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। धन्यवाद।